देखो बेटा, हमने स्टेट गवर्नमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 3। काफी समय से चल रहा है, हमारी वेकेशन हो गई थी तो बीच में कंप्लीट नहीं हो पाया था। कल हमने एक बार उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ चुके थे, जो हम हाफ चैप्टर रीड कर चुके थे उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम उससे आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो बेटा निकालिए स्टेट गवर्नमेंट में पेज नंबर C31, पेज नंबर C31। वहां पर है बेटा द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। कैबिनेट होता है बेटा मंत्रिमंडल, जो उसकी पूरा मंत्रिमंडल है। चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री कौन है बेटा, बताइए कौन है मनोहर लाल हमारे चीफ खट्टर। मिनिस्टर हरियाणा के? मिस्टर मनोहर लाल खट्टर मनोहर और लाल उनकी खट्टर। मंत्रिपरिषद, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। As a matter of fact, the chief minister has the same power in the state as the prime minister has in the center। लेकिन ये बात बोलो ऋषभ, क्या बात है? माइक बंद कर दो ऋषभ, माइक बंद कर दो। देखिए बेटा, इसमें बताया चीफ मिनिस्टर हैज द सेम पावर। मुख्यमंत्री के पास वो सभी शक्तियां होती हैं जो कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास वो सभी शक्तियां हैं जो कि सेंटर में यानी कि केंद्र सरकार में एक प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। मतलब जो भी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं, सेम वैसी ही पावर एक स्टेट के अंदर एक मुख्यमंत्री के पास होती है। जो काम पीएम पूरी कंट्री के लिए करता है, वही काम सीएम अपने ही स्टेट के लिए करता है। द गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और जो गवर्नर है, एक्ट मतलब वो काम करते हैं, एंड द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर की सलाह के अनुसार। ऐसे ही यदि हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से काम करते हैं। तो जो पोजीशन प्रेसिडेंट की होती है सेंटर के अंदर, वही पोजीशन गवर्नर की होती है स्टेट के अंदर। तो जो गवर्नर है, अब वो चीफ मिनिस्टर की सलाह से काम को करते हैं। इफ द चीफ मिनिस्टर एंजॉय कोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर, यदि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पास बहुमत होता है, मतलब आपको मैंने तभी पहले भी बताया था, कोई भी पार्टी जब बहुमत प्राप्त करती है, मतलब जब इलेक्शन होते हैं उस पार्टी के आधे से ज्यादा मेंबर चुनकर आते हैं। ठीक है, 10 मेंबर है तो 6 होना अनिवार्य है, आधे से एक ज्यादा। ऐसे ही हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल 90 मेंबर्स हैं, तो किसी भी पार्टी को मेजोरिटी में होने के लिए वहां पर 46 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, यदि चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी होती है, ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि गवर्नर की पोजीशन चीफ मिनिस्टर से बड़ी है। लेकिन यदि एक चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है, उसके पास बहुमत है, उसके पास आधे से अधिक मेंबर उसी की पार्टी के हैं, तो गवर्नर उसे उसकी सीट से कभी रिमूव नहीं कर सकता। द चीफ मिनिस्टर में आस्क एनी मिनिस्टर, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है, आस्क एनी मिनिस्टर, वो किसी भी दूसरे मंत्री को कह सकते हैं टू रिजाइन एंड एनी टाइम, किसी भी समय वो रिजाइन दे दें या इस्तीफा दे दें। एनी मिनिस्टर कैसे? जैसे कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ऑपरेटिव मिनिस्टर, जैसे आपके इधर बनवारी लाल हैं बावल से, है ना, जानते हैं ना आप सब लोग। ही इज अ लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो ही किसके लिए आया है यहाँ पर? मुख्यमंत्री के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए। ही इज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर होता है, नेता होता है। ही प्रेसिडाइज ओवर मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। ही प्रेसिडाइज मतलब संचालन करना या संबोधित करना। वो कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उन सभी को संबोधित करता है चीफ मिनिस्टर। क्वालिफिकेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एक चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बेटा हमने कल कुछ क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की थी कि यदि हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 25 ईयर या उससे अबव होनी चाहिए, वो किसी प्रॉफिट के ऑफिस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका नेम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। ये तो था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए। लेकिन विधानसभा का हो गया, लेकिन विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए उसकी एज हो गई 30, बाकी सब क्वालिफिकेशन सेम। गवर्नर बनने के लिए एज हो गई 35,
और जो बेटा इसमें दिया चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो विधानसभा का सदस्य है, तो उसके अंदर वो सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक विधानसभा के मेंबर में होती है। मतलब citizen of India, name in the voter list, and he has not hold any office of profit, and his age is 25 years of 25 ईयर या फिर उससे अबव, ठीक है, 25 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति। देखिए क्वालिफिकेशन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है सेम, जो योग्यताएं हैं वो सेम होनी चाहिए एज दोज द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस, जो कि उस हाउस के, उस सदन के दूसरे सदस्यों की होती है। आम सदस्य जो है, टोटल मेंबर हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 मेंबर चुनकर आए, 90 सीटें हैं तो 90 मेंबर्स आए वहां पर, जो कि 90 के 90 जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, जो क्वालिफिकेशन उनकी होगी वही क्वालिफिकेशन सीएम की होगी, क्योंकि ये जो चुने हुए सदस्य हैं इनमें जो बहुमत, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो अपने में से ही एक सदस्य को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। अब गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर का काम है अपॉइंट मतलब नियुक्त करना। जब बहुमत प्राप्त पार्टी ने अपने किसी एक लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सेलेक्ट कर दिया, तब गवर्नर उसे अपॉइंट कर देते हैं एज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। मेजोरिटी पार्टी यानी बहुमत प्राप्त दल नेता का उसे लीडर बना देते हैं। और विलिंग अलायंस या विनिंग है, विनिंग अलायंस मतलब यदि गठबंधन की सरकार हो, ठीक है, तो उसका उसे लीडर बनाते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। कौन होता है वो लीडर, चीफ मिनिस्टर। पेज चेंज कीजिए बेटा, C32। पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एक चीफ मिनिस्टर के पास में क्या क्या पावर होती है, क्या क्या शक्तियां होती है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। फॉर्मेशन मतलब बनाना, किसको बनाना, ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की फॉर्मेशन करना, मंत्रिमंडल को बनाना। अब जो चीफ मिनिस्टर है उसका क्या काम है, अब मान लीजिए 90 मेंबर्स हैं हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जिसके पास 45 से एक ज्यादा होगा वही जो है आपका मेजोरिटी पार्टी होगी। लेकिन हमारे स्टेट इंडिया में किसी भी स्टेट हरियाणा के अंदर किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो ऐसे में उन्होंने दो पार्टियों ने मिलकर, आपने देखा ना हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर दुष्यंत चौटाला, उन दो पार्टीज ने मिलकर इस सरकार को बनाया, गठबंधन की सरकार बनी। अब वहां पर मंत्रियों को अपॉइंट करना, 21 मेंबर को जो उनकी ही पार्टी के सदस्य हैं, उन्हीं की पार्टी के जो सदस्य हैं जिनसे भी बहुमत मिला, उनमें से किसको वो कौन सा मंत्री बनाएंगे। इसको मतलब ये तो है नहीं कि भाई सारे के सारे मेंबर ही मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इतने विभाग तो है नहीं। अब किस मेंबर को कौन सा मिनिस्टर बनाया जाएगा, कौन सा मिनिस्ट्री उसे दी जाएगी, ये डिसाइड करना भी चीफ मिनिस्टर का काम होता है। द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यानी जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, बाकी जो मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ठीक है, ये जितने भी मिनिस्टर हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नर, इन्हें गवर्नर अपॉइंट करता है, इनकी नियुक्ति तो गवर्नर करता है, पर किसकी एडवाइस पर, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। चीफ मिनिस्टर एक लिस्ट प्रिपेयर कर देते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो देखते हैं पहले अपनी पार्टी में से किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, देन वो लिस्ट गवर्नर को देते हैं और गवर्नर उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अपॉइंट करता है। पॉइंट नंबर 2, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। एलोकेशन मतलब बांटना, ठीक है, डिपार्टमेंट किसको कौन कौन सा विभाग देना है। अब मंत्री तो बने ना, तो उनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो देना ही पड़ेगा। द चीफ मिनिस्टर में असाइन एनी डिपार्टमेंट टू एनी मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर किसी भी मंत्री को कोई भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं। मीन आज जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जैसे कि कंवरपाल गुर्जर, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब अगर यही बीजेपी की सरकार आती है तो हो सकता है इन्हें कोई और मिनिस्ट्री दे दी जाए, इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर से हटाकर इन्हें हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये तय करना भी चीफ मिनिस्टर का काम होता है। एंड ही कैन आस्क एनी मिनिस्टर, और वो किसी भी मिनिस्टर को कह सकते हैं एट एनी टाइम टू रिजाइन, किसी भी समय इस्तीफे के लिए वो किसी भी मंत्री से बोल सकते हैं।
पॉइंट नंबर 3, हेड ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। हेड, वो हेड है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के, मतलब जो मंत्री परिषद है, पूरी की पूरी जो मंत्रिमंडल है उसका हेड कौन होता है? सीएम होता है। तो द चीफ मिनिस्टर प्रेसिडाइज ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल की जितनी भी मीटिंग होती है उनको संबोधित करना, उनका संचालन करना, ये एक चीफ मिनिस्टर का ही काम होता है। पॉइंट नंबर 4, लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर है द चीफ मिनिस्टर, इज द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चीफ मिनिस्टर ही विधानसभा का लीडर होता है, नेता होता है। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होते हैं, प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ मीटिंग। वो मीटिंग के लिए पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार करते हैं। क्या शेड्यूल तैयार करते हैं कि सबसे पहले किस मिनिस्टर को कौन सी बात कहने का मौका दिया जाएगा, इसके बाद कौन सी किस मुद्दे को लेकर बातचीत उठेगी, तो पूरा का पूरा शेड्यूल बनाते हैं in consultation with the chief minister की कंसलेशन के द्वारा, उसकी सलाह से। पॉइंट नंबर 5, प्रिंसिपल एडवाइजर टू द गवर्नर। प्रिंसिपल मतलब जो ये प्रिंसिपल वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल वाले नहीं है, ये कौन से हैं कि एडवाइजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर यानी कि राज्यपाल, जैसे हमारे सत्यदेव नारायण आर्य, जो राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में भी चीफ मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि गवर्नर को जो मुख्य रूप से सलाह देते हैं वो चीफ मिनिस्टर है। और चीफ मिनिस्टर की सलाह को गवर्नर क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, और मेजोरिटी पार्टी का लीडर होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी का लीडर होना मतलब जनता के द्वारा चुना जाना। द चीफ मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर के मुख्य सलाहकार होते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स वेरियस ऑफिशियल। गवर्नर बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। लिंक मतलब कड़ी का काम, दोनों को जोड़कर रखना, गवर्नर और मंत्री परिषद के बीच में लिंक का काम करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। मींस चीफ मिनिस्टर का क्या काम है? चीफ मिनिस्टर का काम, अब लिंक कैसे करते हैं? मंत्री परिषद की बात गवर्नर तक पहुंचाना और गवर्नर की बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना, उनके प्रस्ताव आगे तक लेकर जाना, और इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। कौन कौन करते हैं बेटा? आपके चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए, ही कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ही कम्युनिकेट, वो बातचीत करते हैं तो गवर्नर, गवर्नर से किसके बारे में? ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, की मंत्री परिषद के द्वारा क्या क्या डिसीजन लिए गए, किसी मुद्दे को लेकर क्या क्या निर्णय लिया गया, उस पर वो गवर्नर से पूरी बातचीत करते हैं, गवर्नर तक उस मुद्दे को पहुंचाते हैं और उनके डिसीजंस को भी पहुंचाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की वही पावर होती है एक स्टेट में जो कि एक पीएम की होती है पूरी कंट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। आगे देखिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, एक्सिक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी। देखिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राज्य का प्रशासन, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, एक्सिक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। एक्सिक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जैसे कि मैंने बताया था गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं। लेजिस्लेचर जो कानून का निर्माण करते हैं, एक्सिक्यूटिव जो कानून बन गए उनकी पालना करवाते हैं, ये लागू करते हैं, और बेटा ये जो ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही, जो बाकी के अधिकारी हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए, ऑल स्टेट हैव यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, हर एक स्टेट की एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। प्रशासनिक व्यवस्था सभी राज्यों की एक जैसी है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज रन इन द नेम ऑफ गवर्नर। किसी भी राज्य का प्रशासन उसके गवर्नर के नाम पर चलता है, क्योंकि जब भी कोई नया कानून बनता है वो कानून तभी बनता है, वो लॉ तभी बनता है जब उस पर गवर्नर की सिग्नेचर होती है। Who is the head of the executive? गवर्नर कौन है? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका का हेड होता है गवर्नर।
द रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट इज चीफ मिनिस्टर, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो वास्तव में राजनीतिक, वास्तविक राजनीतिक जो नेता है वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है। कहते हैं ना, रियल पावर तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है क्योंकि वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, लेकिन एक नॉमिनल हेड है आपका गवर्नर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और उसके मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए हैं गवर्नर को वो मानने पड़ते हैं। जब लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी सजेशन को लेकर किसी कानून कोई बिल जब आता है, जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है तो गवर्नर को सिग्नेचर करने ही होते हैं। तो गवर्नर तो सिर्फ एक नॉमिनल हेड हो गया, क्योंकि वो सारा काम जो है चीफ मिनिस्टर की सलाह से कर रहे हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट की सलाह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक हेड है वो आपका चीफ मिनिस्टर कहलाता है, क्योंकि वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, उसके हाथ में काफी पावर है। आगे देखिए, द मिनिस्टर लुक आफ्टर वेरियस डिपार्टमेंट सच एज लॉज एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर एक्सेट्रा। द मिनिस्टर्स लुक आफ्टर वेरियस डिपार्टमेंट। अब मंत्रियों का क्या काम है? अलग अलग विभागों को देखना, उनके काम करना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाना, कृषि, एग्रीकल्चर से संबंधित, फिशरीज, मत्स्य पालन हो गया, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय गवर्नमेंट, आपने पढ़ा था ना बेटा, आपने म्यूनिसिपालिटी के बारे में पढ़ा, पंचायत के बारे में पढ़ा, ये सब लोकल गवर्नमेंट थी। द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी जो योजनाएं हैं इनको देखना मिनिस्टर्स का काम होता है, और अलग अलग मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के मैटर्स को देखते हैं। एवरी मिनिस्टर हैज अ सेक्रेटरी हु इज नॉर्मली अ सीनियर आईएएस ऑफिसर। कह रहे हर एक मिनिस्टर के पास एक सेक्रेटरी यानी कि एक सचिव होता है, जो कि नॉर्मली क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है अंडर हिम, और इस आईएएस ऑफिसर के अंडर भी कई अधिकारी होते हैं, जैसे कि ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज एंड द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है, एंड द सेक्शन ऑफिसर्स। ये सब ऑफिसर्स जो हैं एक आईएएस ऑफिसर के अधीन काम करते हैं। आगे देखिए बेटा, the secretary act as a link between the minister and the other administrative minister। एक जो सेक्रेटरी है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, अब वो लिंक का काम करता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने लिंक का काम किया था गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच में, ऐसे ही एक सेक्रेटरी काम करता है, लिंक का काम करता है, किसके बीच में? मिनिस्टर के बीच में और बाकी ऑफिसर, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके बीच में। The success of the गवर्नमेंट की सफलता डिपेंड करती है ऑन द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कितनी दक्ष है उनकी गवर्नमेंट, काम करने में कितनी सक्षम है, कितनी एबिलिटी है उस गवर्नमेंट के अंदर, ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स मतलब उस नौकरशाही के अंदर वो जो उसके अधिकारी हैं अपने काम को करने में कितने दक्ष हैं, कितने सक्षम है, इस पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट का वो प्रोग्राम सफल होगा या नहीं होगा। They should be concerned with the welfare of the people in state। कह रहे जिसमें व्यक्ति क्या है, they should be concerned, वो concerned रहते हैं किससे? welfare of the people in a state। एक स्टेट में लोगों के जल कल्याण को लेकर, कि जन कल्याण को लेकर, कि लोगों का कल्याण हो, लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो, इसको देखते हुए सभी मिनिस्टर्स अपने अपने काम को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेल्थ। हेल्थ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। बेटा हेल्थ का मतलब होता है कि बीमारियों से दूर रहना। यदि हम बीमारियों से दूर हैं तो हम हेल्दी हैं, मतलब एक ऐसी एबिलिटी, एक हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी सक्षमता, एक ऐसी पावर जो हमें बीमारियों से दूर रख सके। कई लोग देखिए ऐसे होते हैं बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं, और कुछ लोग जल्दी से बीमार नहीं होते क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी होती है। ठीक है, अभी देखिए जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है तो इम्यूनिटी को लेकर काफी बातें चलती हैं, वैक्सीन लगाई जा रही हैं लोगों को ताकि लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर्स बढ़े। अभी 18 प्लस से बड़े बच्चों को लगे हैं, अभी आप छोटे हैं, अभी आपका नंबर नहीं आया, हो सकता है कि अब 12 से 18 साल तक के बच्चों को लेकर प्रोग्राम शुरू हो। कभी 12 से 18 साल के बच्चों की बात आती है तो कभी 15 से 18। तो ये वैक्सीन क्या है, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिसके कारण यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे उस रोग से लड़ने के लिए अंदर उसके अंदर पावर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने
वैक्सीन लगा ली तो अब हम फ्री, वैक्सीन लगाने के बाद भी हम उससे संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी पावर आ जाती है, थोड़ी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, ताकि हम लोग जो है उसकी उन रोगों से लड़कर अपने आप को स्वस्थ रख पाए। तो हेल्थ क्या है? बीमारियों से दूर रहना, उसको ही स्वस्थ कहते हैं। हेल्थ इज डिफाइंड, हेल्थ को परिभाषित किया जा सकता है एज कंप्लीट, पूरी रूप से हेल्थ क्या है? फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, एंड सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मतलब सामाजिक जन कल्याण जो है इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का भी या सोसाइटी का भी, मतलब जिसमें किसी व्यक्ति या समाज जो है वो रोगों से मुक्त रह सके, उसी को ही हम हेल्थ कह सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति कंप्लीट रूप से हेल्दी हो, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। हेल्थ कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड द सर्विसेज। कह रहे हैं जो हेल्थ है कवर करती है, बहुत सारी चीजों को कवर करती है, वाइड रेंज है, एक बहुत बड़ी रेंज है हेल्थ की, जिसमें कई प्रकार की एक्टिविटीज और कई प्रकार की सर्विसेज यानी कि सेवाएं हैं। जैसे कि नंबर 1 है फैमिली वेलफेयर मेजर्स इंक्लूडिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है। मतलब फैमिली वेलफेयर मेजर्स मतलब परिवार कल्याण संबंधी उपाय, जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण भी जिसमें शामिल है। बी पार्ट है प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन, मतलब अडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। प्रिवेंशन मतलब फूड के अंदर, भोजन के अंदर मिलावट की रोकथाम करना, प्रिवेंशन करना। भोजन में मिलावट नहीं होगी, फूड में मिलावट होगी तो लोगों की हेल्थ पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, लोग बीमार होंगे बार बार। तो लोग जो है स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो फूड है हमारा वो कैसा हो, सेफ हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं हो। ड्रग कंट्रोल, ड्रग कंट्रोल मतलब औषधि नियंत्रण। मतलब आप देखिए ना, बहुत सारी चीजों के अंदर दवाइयां मिला दी जाती हैं, लोगों पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, कई प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। आप देखिए ना खेतों में उत्पादन अच्छा हो, हम कई प्रकार के केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। बी है इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए बेटा, कम्युनिकेबल होती है संचारणीय और नॉन कम्युनिकेबल होती है असंचारणीय या संक्रामक भी बोल सकते हैं। देखिए कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाए, या फिर एक व्यक्ति से एनिमल से किसी व्यक्ति में, या व्यक्ति से किसी एनिमल में आ जाए। जैसे आप कोरोना देखिए, क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो रहा। ठीक है। ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि नहीं होती, संक्रामक नहीं होती, मतलब फैलती नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा। ठीक है, वो जब आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, कह रहे उनका उन्मूलन करना, वो खत्म हो जाए, ये काम करना। अगर ये खत्म होगी आपकी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशन से संबंधित, हमारी बॉडी को जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत है ताकि हम हेल्थी रह पाए, वो जो प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उस प्रॉब्लम को दूर करना। मतलब अच्छा भोजन मिले, लोग स्वस्थ रहें, कुपोषण का शिकार नहीं हो, लोगों को अच्छा पोषण मिले, अच्छा फूड मिले, तभी वो हेल्दी रह पाएंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न मतलब पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण। आप देखिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, चाहे हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, लैंड पॉल्यूशन की बात करें, या फिर वाटर पॉल्यूशन की बात क्यों न करें, आप सब जगह देखिए पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। अब जब पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, तो व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। वाटर पॉल्यूशन होगा तो वाटर से संबंधित बीमारियां हम में लगेंगी। ठीक है। लैंड पॉल्यूट होगी, अगर हम गंदी जगह पर रहेंगे, सांस के द्वारा वो जो गंदे कीटाणु है वो हमारी बॉडी में जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। जगह जगह हमारे भोजन पर जैसे देखिए मक्खी वगैरह बैठ जाती है गंदगी के कारण। ठीक है, मच्छर पनपेगा, मच्छर हम तो मलेरिया फैलेगा, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है। अब अगर हेल्दी रहना है तो हमने क्या करना है, एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न रहना पड़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण
पर नियंत्रण करना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं फैले और मानव जो है वो हेल्दी रहे। Good health and a long life are essential to country's economic growth and the development. जैसे किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के विकास के लिए बहुत जरूरी है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ के लिए कि उस कंट्री के पास बहुत पैसा हो, लोगों के पास काम धंधा हो, ठीक है, और उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर गुड हेल्थ हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे एंड लॉन्ग लाइफ, लोग जो है कम आयु ना हो, वो दीर्घायु हो। जब लोगों में कोई बीमारी नहीं होगी तो वो लंबा जिएंगे, ठीक है। गुड हेल्थ रिजल्ट इन सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल। गुड हेल्थ का परिणाम क्या हो सकता है? यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके परिणाम स्वरूप कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या सोसाइटी जो है उसके कल्याण से संबंधित है, उन लोगों को बहुत से लाभ होंगे यदि हम हेल्दी होंगे। इट एनेबल अस टू सेव अवर रिसोर्सेज, और इससे हम अनेबल हो जाएंगे, हम सक्षम हो जाएंगे ताकि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधन को बचा पाए। रिसोर्सेज क्या है? कोई भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं, अब हम बीमार होंगे तो क्या होगा, हम एडमिट हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयां लगेंगी, दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, ठीक है। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने पैसे को, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, सब हमारे रिसोर्सेज हैं। अब कोई भी चीज, हमने क्लॉथ पहने, टेबल का यूज कर रहे हैं, हमारा बोर्ड लग रहा है, टेप लाइट है, फैन है, ठीक है, कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं वो हमारा रिसोर्स कहलाती है। लेकिन यदि हम हेल्दी नहीं है तो हमारे रिसोर्सेजों की खपत ज्यादा होगी, मीन्स अब हमारी इनकम तो रहेगी नहीं, हमारे रिसोर्सेज खत्म होने लग जाएंगे, हम कोई काम करेंगे नहीं, जो हमारी सेविंग है वो खत्म होती चली जाएगी। लेकिन जरा यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को सेव करेंगे, which otherwise would have to spend on the treatment of diseases। लेकिन यदि हम हेल्दी नहीं रहे तो क्या होगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे डिजीजेस, हमारी बीमारियों पर खर्च हो जाएंगे। Better health reduces loss in production on account of illness of workers and the other employees। better health, जो एक अच्छा स्वास्थ्य है वो क्या है, reduces, वो कम कर देता है क्या, किसी भी व्यक्तियों को रोगों से ग्रस्त नहीं होने देता। जो एम्प्लॉयज हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, यदि वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल अच्छा होगा। बेटर हेल्थ जो है उनको रोगों से मुक्त, रोगों से ग्रस्त नहीं होने देती और उन्हें अच्छी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अ हेल्दी पर्सन इज मोर एफिशिएंट। एक हेल्दी पर्सन बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा सक्षम होता है एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी इन हिज वर्क प्लेस, और अपने काम के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। आप पढ़ाई को ले लीजिए बेटा, यदि आप बीमार हैं तो आप अपनी स्टडी पर भी कंसर्न नहीं कर पाते, ठीक है। घर में कोई बीमार हो जाता है, पापा बीमार हैं, काम पर जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, घर में मम्मी बीमार है, उनसे काम नहीं हो पाता। लेकिन यदि एक हेल्दी व्यक्ति है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जब वो काम करता है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। यदि कहीं किसी चीज का प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं फैक्ट्रीज में, यदि हेल्दी होंगे तो वो काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। He is also able to enjoy the fruits of the development in better way, और इस तरीके से वो विकास के एक अच्छे फल को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब वो विकसित हो सकते हैं अच्छे तरीके से। जब देश का विकास होगा तो हर एक व्यक्ति का विकास होगा और सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। अब गवर्नमेंट हैड सेट अ टारगेट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। हमारी गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रखे, हेल्थ टू ऑल, कि सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करें। अ नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ 1983 aimed at an integrated approach toward development of medical education, research and health services for all। कि स्वास्थ्य संबंधी जो नीति है, जो नेशनल पॉलिसी है, जो 1983 के अंदर आई, उसके अंतर्गत क्या हुआ, स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष बल दिया गया कि अब सरकार ने एक टारगेट बनाया है कि हमने लोगों को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, लोगों को साफ पीने का पानी मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारी कंट्री में हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता, लोग गंदा पानी मैम पीते हैं। मैम क्वेश्चन आंसर कब करवाओगे इस चैप्टर के? चैप्टर ठीक है बेटा, क्वेश्चन आज आंसर ये इसके आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। क्या बोल रहे हो ऋषभ? क्वेश्चन आंसर कब करवाओगे? जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी बेटा टाइम हो गया, आप सभी लोग लीव कीजिए।
चलिए बाय मैम। बाय। प्रिंस 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 ओ प्रिंस 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 हाँ तो ये कृष्ण 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 मनु कृष्ण ऋषभ हाँ क्या कह रहा था? नथिंग